जो मुकाबला है वो ऑलमोस्ट वो देखते हैं कि ये एक दूसरा मुल्क है, तो उनका मुकाबला इतना सख्त, वो अभी तक अगर इनका जो स्टेट का मैचेस होते हैं अभी तक वो मुकाबला उसी तरह, वेस्ट इंडीज़ में भी ऐसी था, वो अब टेपर डाउन हो गया है। उसमें फैसिलिटीज़ का भी प्रॉब्लम है, इनको पैसे नहीं है, फैसिलिटीज़ ये मेंटेन नहीं कर सके। प्लस बास्केटबॉल की हम बात करते हैं, बास्केटबॉल में तो पहले भी लोग जाते थे, अमेरिका अभी भी लोग जाते हैं, बट आईपीएल ने एक आईपीएल या T20 ने इनको एक और दरवाज़ा दिखाया, उसमें थोड़ा सा 3-4 दफ़ा तो ये वर्ल्ड कप भी जीते, बट उसमें बहुत ज़्यादा मतलब हर प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्टिव है। मैं पूछना भी यही चाह रहा था कि ये वजह तो नहीं है कि लीग क्रिकेट में तो इनके खिलाड़ी हमेशा जाने माने जाते हैं। नहीं, लेकिन ये बात की बात है, ठीक है, इस जब T20 से पहले से इनकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट में वो डाउनफॉल शुरू हो गई थी, ये तो आखिर में, बल्कि T20 ने तो थोड़ा सा इनको वापस लाइमलाइट में लेके आया, क्योंकि ये 2-3 दफ़ा T20 में वर्ल्ड कप जीते। बट मुझे ऐसे लगा, क्योंकि मैं जब एक ही मैं टेस्ट मैच खेला था, मैं वहाँ पे खेला था, उसके बाद जब मैं दोबारा काफ़ी सालों बाद गया तो आपको, मैंने लोगों से बात की, और वो एक इनका हमारे होटल के साथ ही एक जहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी वो ग्राउंड था, तो वो मुझे यही कह रहे थे कि जी हमारी जो फैसिलिटीज़ है, हमारे पास अब उस तरह के पैसे नहीं है और फैसिलिटीज़ की आपकी नहीं है, और आप अगर देख लें तो हमारे इधर स्पिनर्स आउट करना शुरू हो गए हैं, और हमारे मतलब फास्ट बॉलर्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि जो हाँ वो उसका प्रॉब्लम है, तो वो ज़ाहिर है अफेक्ट तो होगा। इस टेस्ट मैच में अगर आप देखें तो इस टेस्ट मैच में इन्होंने पिच अपने फास्ट बॉलर्स के बिल्कुल ठीक बनाई। अगर ये कैचेस शायद पकड़ते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आप उनको दूसरा मौका नहीं दे सकते। अगर ये पता नहीं 8-9 कितने कैच छोड़ गए, अगर ये शायद कैचेस पकड़ते तो मैच क्लोज हो जाता। अब जब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग और वेस्ट इंडीज की बैटिंग जब चौथी इनिंग में ज़्यादा रन चेस करने हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कम हो सकता था अगर ये कैचेस पकड़ते। इसमें एक चीज़ ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगी, मतलब ये बात तो हम अक्सर सुनते हैं बोर्ड की तरफ से कि पैसे कम हैं और एज प्लेयर्स खेलते थे, तो उधर की साइड की स्टोरी मुझे हमेशा से पता थी। अभी जब मैं इंग्लैंड गई हुई थी इवेंट के लिए भी और किसी की मीटिंग्स के लिए, वहाँ पर जो एक नया पर्सपेक्टिव जो मुझे समझ आया, ऑब्वियसली जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं एज बोर्ड वैसे मुश्किल होता है पैसों का, पर जो चीज़ शायद मैंने तो नहीं सोची थी, ऑब्वियसली बहुत से लोगों ने शायद सोची हो, कि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की, तो उनकी हार्डली कोई ऐसा ट्रैवल है जो कार पे या बाय रोड हो सकता है। उनका जो ट्रैवल है वो सारा बाय एयर ही होना है, आइलैंड टू आइलैंड। उसकी वजह से जो उनका बजट है जितना ऊपर चला जाता है, तो जो आईसीसी पैसा उनको भेजता है वो पैसा अगर पाकिस्तान आता है तो जब डोमेस्टिक क्रिकेट में वो खर्च होता है वो एक फ़र्क तरीके से खर्च होगा, वो बांग्लादेश जाएगा, नेपाल जाएगा, कहीं भी जाता है, तो वो उसकी इम्पैक्ट उस पैसे का पड़ता है। पर जब वो वेस्ट इंडीज़ जाता है, जितने आइलैंड्स हैं और उनका ट्रैवल सारा है ही बाय एयर, खाली टिकटिंग के ऊपर ही उनके इतने पैसे लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो वाजिद भाई ने बात की कि जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत इफेक्ट हुआ है, वहाँ से प्लेयर्स पीछे हटना शुरू हो गए और उनको खाली कैंप्स में एक जगह पे बुलाना ही जनरली बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो ये एक एस्पेक्ट था जो मैंने इतनी डिटेल में नहीं सोचा था। हम अक्सर बात करते हैं वेस्ट क्यों फ्रेंचाइजी जा रहे हैं, क्यों नहीं बोर्ड नहीं होती। वेस्ट वाज वंस a team that the world would talk about. अब मैं इस रेफरेंस में पुट करता हूँ अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान के पास कोई फैसिलिटी नहीं है, but their players like अभी या राशिद have contributed back to their team, making sure कि यार हम टीम खड़ी करें और उस टीम को इस पॉइंट के ऊपर लेकर आए जहाँ पर वर्ल्ड गलत एग्जांपल दे रहा है। अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान में खेल के गई जहाँ पे पाकिस्तान में फैसिलिटीज है, अब डेवलप हो रही हैं फैसिलिटीज, ठीक है, तो उनके पास जितना भी पैसा है जो कि डेवलप कर रहे हैं तो अपने मुल्क में वो बेहतरी ला रहे हैं। जो वेस्ट इंडीज की जो बात हो रही है, ये आप दुनिया में हर देख रहे हैं, ये जो भी वो आप ट्रेस बैक भी करते हैं जी में पाकिस्तान में ये कमी था जब आप टेंशन लगा दी, जब आपने सिस्टम लाए और ग्राउंड्स बंद, हम अक्सर ये डिस्कशन कर रहे होते हैं, जब आपने वो ग्राउंड्स बंद कर दिए तो फैसिलिटीज कम कर दी और फैसिलिटीज खराब हो गई क्योंकि कम ग्राउंड्स पे ज़्यादा मैचेस करने लगे, तो जाहिर है वो फैसिलिटीज मेंटेन करता है। ऑस्ट्रेलिया की फैसिलिटीज मेंटेन रहती हैं
वो क्वालिटी प्रोड्यूस करते रहते हैं। इंग्लैंड में इतने ज़्यादा ग्राउंड्स है कि वो भी एक हद तक फैसिलिटीज़ मेंटेन रखते हैं, तो वो भी साउथ अफ्रीका में भी अभी तक फैसिलिटीज़ थोड़ी काफ़ी हद तक जो है वो मेंटेन्ड है। जो फैसिलिटीज़ मेंटेन रखता है जो वो ही प्रोग्रेस करता है। इसी तरह अब जैसे वेस्ट इंडीज़ की फैसिलिटीज़ 80s 70s 80s में बहुत ज़बरदस्त थी, उसके बाद भी मेरा 90s तक बहुत ज़बरदस्त थी, पर जब फैसिलिटीज़ में वो जो भी फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स बिल्कुल सही बता रहे हैं, वो जो भी फैक्टर्स हैं, बट जब फैसिलिटीज़ एक्चुअल ग्राउंड की फैसिलिटीज़ डिटीरियरेट होने लगी हैं, साथ ही साथ वो अफेक्ट ज़रूर आता है, टीम डिटीरियरेट होने लग जाती है। तो वो प्लेयर जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट होता है। प्लेयर एनवायरनमेंट के अलावा नहीं बन सकता। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, एक आधा वो होता है, वो तो एक्सेप्शनल प्लेयर तो कहीं भी डेवलप हो जाता है, बट नॉर्मली मतलब एक प्लेयर आता है, उसको आप अगर अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं देते, अच्छे मतलब जगह नहीं दे, अगर ग्राउंड ही नहीं है तो उसने खेलना कहाँ है। जिस तरह आप अभी स्कूल की बात कर रहे थे, तो अगर आप उसको अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं देते, अच्छा वो सेटअप नहीं देते, तो उसकी क्वालिटी में अक्सर बहुत फ़र्क आता है। तो इसी तरह जैसे बांग्लादेश में इन्होंने इधर ही आ रहा था बांग्लादेश ने पिछले 10-12 साल में जो आपने ये मैं पहले ही बात करी, इनकी फास्ट बॉलिंग की इम्प्रूवमेंट जो आई है वो इसलिए आई है क्योंकि इन्होंने एक कंसिस्टेंट एफर्ट किया है कि हमारी जो डोमेस्टिक की पिचेस हैं वो हमने स्पिनर फ्रेंडली अब नहीं बनानी, हमने कोशिश करना है कि थोड़ा सा मतलब हार्ड पिचेस बनाएं, जिसकी वजह से आप देखें अगर बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग कंपेयर टू 10-12 ईयर्स अगो अब बहुत बेहतर है। तो उस पर बैकग्राउंड में काम हुआ है। काम क्या है? अगेन जो दो सबसे बड़े फैक्टर्स क्रिकेट में हम बहुत सारी बातें करते हैं, जो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं, आप जो ये पीटीवी के हमारे हेडक्वार्टर की भी टीमें खेलती हैं इनसे हारी है, बल्कि हमसे ही हारी है, इनसे भी पूछे सॉरी यार मुझे कहना पड़ा, ये स्पोर्ट्स विनर है, इनसे भी पूछें कि अगर बॉल अच्छा हो और बॉल खराब हो तो क्या इम्पैक्ट होता है। तो दो चीजें हैं क्रिकेट में जो सबसे बड़ी फैक्टर्स है, एक पिच और दूसरा बॉल, सबसे बड़े फैक्टर्स हैं इस पे हम बात कर चुके हैं। बहुत सिंपल बात है लेकिन कोई समझता नहीं। हाँ वो बात सिंपल भी है, बड़ी तफसीली बात भी है, उसमें बहुत सारे लूप होल्स भी हैं, उसमें बहुत सारे पैसे भी हैं जो शायद बहुत जगहों पे आगे पीछे हो रहे हैं। मेरे ख्याल उस पर हम तस्करा कर चुके हैं, अभी फिलहाल उस वक्त नहीं जाते। लेकिन चूंकि अब आपने पीटीई की बात की है, स्पोर्ट्स ऑब्वियसली चैंपियन है, हर दफा जीतता भी है, लेकिन फैसल ने 5 ओवर में 62 रन खाए हैं। इस पर मुझे अफसोस है बस सिर्फ कैप्टन हमारा जो है वो आउटस्टैंडिंग है, ऑब्वियसली लीड करता है फ्रॉम द फ्रंट। ग्राउंड के बाहर को घरों में कंप्लेन भी आई है कि इतने दूर दूर छक्के हमारे गाड़ियों पर लग रहे हैं यार, एक ओवर में 3 छक्के यार, ये चलो खैर वापस आते हैं। लेकिन चूंकि आपने बांग्लादेश की बात की, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। जब हमने वेस्ट इंडीज की बात की, मुवाजा शायद नहीं हो सकता, बट अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश ऑब्वियसली जो 2 मैचेस की सीरीज थी अगेंस्ट श्रीलंका, एक पहला ड्रॉ हुआ, दूसरा जो है वो हार गए विद एन इनिंग्स एंड मेरे ख्याल 70 रन शायद या 79 रन एज वेल। अब बांग्लादेश जो है एज अ टीम वर्ल्ड में, हालांकि कितना अर्सा हो गया क्रिकेट खेलते हुए, और ये कोशिश भी ये करते हैं कि पिचेस भी ऐसी बनाएं जो इन्हीं को फेवर करें, लेकिन तगड़ा इनका मुकाबला मिला। सबसे पहले ऊपर से चलते हैं अगर तो हमें नजर आते हैं, ऑब्वियसली पहली इनिंग्स में जो है वो 247-10 और फिर उसके बाद श्रीलंका आता है 458 फॉर द लॉस ऑफ 10 विकेट। पतुम निसांगा का तगड़ा 158 नजर आता है, दिनेश चंदीमल के 93 नजर आते हैं। अब दूसरी तरफ हालांकि विकेट लेने में कामयाब भी हुए थे, जो इस्लाम की बात करें तो उन्होंने पंजा लगाया, बट बांग्लादेश नहीं परफॉर्म करके आओ, या आपको पता है कि मेरे पास दूसरा एवेन्यू है और दूसरा एवेन्यू सिर्फ टीम में वापस ही मैं कप्तान भी बन सकता हूँ, तो वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की शुरू से है, अभी तक है, तो वो जब तक काबू में नहीं आएगी या उससे ये छुटकारा नहीं पाएंगे, बड़ा मुश्किल है इनका डेवलप। एक और बात बाजिद भाई, आपको नहीं लगता, मैं ब्रेक पे जाना चाहता हूँ, मुझे पता है और प्रेशर भी है कि ये होम में स्पेशलाइज करते हैं, कहते हैं हम अपनी विकेट बनाएंगे, आप इधर आओ, इधर ही खेलो, इधर ही हम जीतेंगे। बिल्कुल ठीक है, होम में स्पेशलाइज करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी 2-0 हरा के गए। तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि टीम खराब है, ऐसा नहीं है कि इनके पास वो क्वालिटी नहीं है, बट वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि हर 3 महीने के बाद क्या हो जाना है, या अगर ये प्लेयर अगर इसकी लड़ाई होगी तो क्या होगा, या ये प्लेयर ड्रॉप हो गया तो क्या। वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का बहुत मसला है। जो उन्होंने वो जो सीनियर प्लेयर्स ट्रांजिशन की बात की, अभी आपके पास ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। आपको पता है अभी वो ट्रांजिशन करें, किसी को पता भी नहीं है।
ट्रांजिशन ऐसे कर रहे हैं कि कॉन्स्टस भी खेल रहा है जी, कैमरन ग्रीन नंबर 3 पे खेल रहा है, वेबस्टर खेल रहा है, ये 3 प्लेयर उन्होंने डक्ट किए हैं, इंग्लिश भी खेल रहा है, लेकिन किसी का उधर नज़र नहीं जा रही कि जी शायद आगे को देख रहे हैं, लेकिन ये आगे को देख रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि स्मिथ अब इतनी देर नहीं खेलेगा, लबुशेन को उन्होंने अभी भी साथ रखा हुआ है, उनका अभी भी उस पर नज़र है कि शायद ये हमारा वापस फॉर्म में आए, उसको काफ़ी लंबी लीज थी, उसको आप ड्रॉप किए, लेकिन उसको भी अभी रखा हुआ है, तो वो फ्यूचर और देखते मार्क किया होते हैं उन्होंने प्लेयर्स के कौन से हमने इंडक्ट करने हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ख़ास बात यह है कि हम यहाँ कहते हैं कि जी नए प्लेयर रख लो या रीबिल्ड कर लो टीम, तो हम रीबिल्ड ऐसे करते हैं कि 6 के 6 नए प्लेयर रख लें, 7 के 7 नए प्लेयर रख लें। वहाँ पे ऐसे कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। वहाँ पे जो आता है उसको लेके आते हैं, उसको देखते हैं। जैसे कॉन्स्टेंस को उन्होंने मैच खिलाया, उसके बाद उनको अभी भी उस पर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था, इन्होंने बीच में स्मिथ को भी ओपन करवाया, उनको पता है कि पीछे प्लेयर रेडी नहीं है, जब प्लेयर रेडी नहीं है तो वो उसको ऐसे डीप एंड में फेंकते नहीं है। कॉन्स्टेंस को उन्होंने खिलाया, फिर उसको जो फाइनल था वो नहीं खिलाया, वापस लेके आए, अभी भी उस पर काम करेंगे, बट वो एयर मार्क करते हैं प्लेयर्स। तो ये जो ट्रांजिशन, जो रीबिल्डिंग प्रोसेस है ना, वो अनाउंस नहीं करते, वो कर रहे होते हैं और आपको नजर भी नहीं वर्सेस इंग्लैंड अगेन एज वेल, अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया कुड रियली, मतलब 5 सेंचुरीज जो है वो प्रोवाइड करने के बावजूद भी इंडिया जो है वो नहीं जीत सका, और इंग्लैंड ने अपना जो खेलने का तरीका उसको वैसे ही रखा। आई थिंक गुड न्यूज़, जो एज अ फैन ऑफ क्रिकेट आप देखना चाहते थे, आप आर्चर की वापसी देखना चाहते थे, मैं गालबन 4 साल हो गए शायद हमने आर्चर को नहीं एक्शन में देखा। वुड को रिप्लेस करेंगे आर्चर, और मैं सबसे पहले जो है वो मैडम की तरफ बढ़ना चाहता हूँ कि हाउ डज मैडम सी दिस एज वेल एंड हाउ आर्चर इज गोइंग टू बी। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक टू सी। ये तो अब टाइम ही बताएगा, क्योंकि आर्चर जिस वक्त पहले अभी लिमिटेड ओवर्स में वापस आए हैं, वो वाला रिदम नज़र नहीं आया उनका, जो एक टाइम पे हमने 2019 में जिस वक्त पीक कर रहे थे, वो जो हमने उनकी परफॉर्मेंसेस देखी थी, वो वाली ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि उनकी बॉलिंग देखें। जनरली इंजरी के बाद जब मगजाटे पे बॉलिंग, जब हम इंजरी के बाद देखते हैं मेजॉरिटी बॉलर्स को, हमने रबाडा को भी टेस्ट मैच के फाइनल में देखा, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उन्होंने कराई, बुमराह को हमने वर्ल्ड कप में देखा, बहुत ज़बरदस्त उनका कमबैक हुआ। तो आप जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ये बड़ी टॉप 3 to 4 कंट्रीज़ हैं, जब इनके प्लेयर्स वापस इंजरी से आते हैं, सो अनलेस दे आर 100% फिट, उनको नहीं लाया जाता। बट जो उस दिन हम बात कर रहे थे, दोनों टीम्स की बॉलिंग में इतनी डेस्परेशन है कि आपको लाना पड़ा है आर्चर को वापस। तो अब ये देखना होगा कि फुली फिट, मतलब ऑब्वियसली फुली फिट होंगे तो लाएंगे, बट मैच फिटनेस उनकी कितनी है, ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट के उस मयार की बॉलिंग वो कर सकेंगे कि नहीं, ये बहुत से ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ मैच खेलने के बाद ही पता चलेंगे। ये अभी हम में से कोई बैठ के ये बात नहीं कर सकता, बट ऑब्वियसली इट्स अ बिग डिसीजन, नॉट ओनली फॉर आर्चर बट इंग्लैंड, क्योंकि उनको डेफिनेटली मिस तो किया गया। एंडरसन और ब्रॉड जैसे बॉलर्स जब एक लाइनअप से इकट्ठे या आगे पीछे निकल जाते हैं तो आपको उनके बूट फिल करने में टाइम लगता है, और आर्चर डेफिनेटली एक ऐसे बॉलर हैं जो अगर कंसिस्टेंटली टेस्ट क्रिकेट खेलें तो वो काफ़ी हद तक उस कमी को पूरा कर सकते हैं। बट तो ये बड़ा क्रूशल एक फैसला होगा, और उन्होंने फौरन ही कर लिया, आपके सामने उनको इंक्लूड किया स्क्वाड में, और साथ ही वो 11 में भी। एग्जैक्टली, उसमें 2 और अहम चीजें हैं। बाजी भाई, इस चीज का कितना इम्पैक्ट होता होगा किसी टीम के ऊपर कि अगर मैं ये कहूँ कि एज बास्टन में इंडिया कभी टेस्ट मैच जीता ही नहीं, कितना इम्पैक्ट होगा किसी भी टीम के ऊपर, और खास तौर पे व्हेन यू आर इन टॉक्स के शायद हो सकता है बुमराह भी ये मैच ना खेले। जी नहीं, स्टैट्स तो देखते ही हैं कि ये ग्राउंड कैसा है, बट इसमें से बहुत थोड़े ऐसे प्लेयर्स होंगे जो यहाँ पे पहले खेल चुके होंगे, तो वो जाहिर है आप ग्राउंड पे जाते हो एज ए प्लेयर, अगर आपका ग्राउंड ख़राब हो तो थोड़ी सी वो फीलिंग ख़राब आती है। लेकिन मेरे हिसाब से जब ये टेस्ट मैच में आप उतरते हो तो ये फिर बैकग्राउंड में चीज़ें चली जाती हैं। बट आर्चर का जो डिसीजन, ये बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है, आप 4 साल के बाद मेरे ख्याल फर्स्ट क्लास मैच खेला, और फर्स्ट क्लास के मैच में ही आप उसके बाद आपने उसको इंडक्ट कर लिया। अगर फ़र्ज़ करें ठीक है वो पहले 3-4-5 ओवर अच्छे करता है, उसके बाद फिर आप उसको कैरी करेंगे या वो रिस्की हो सकता है। और इस अंडर प्रिपेयर्ड मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बॉलिंग उसने उतनी नहीं की कि वो टीम में आ सके। ये अब इंग्लैंड की टीम अब ये वाइब्स पे सेलेक्ट करती है काफ़ी कुछ, जैसे शुएब बशीर को वीडियोस पे सेलेक्ट कर लिया, तो ये है इनकी पॉलिसी कुछ अब
टेस्ट मैच क्रिकेट में स्पेशली कुछ चेंज सी हो गई है। नॉर्मल अगर प्रोसेस होता है, आइडियल वर्ल्ड में होता तो ये 5-6 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलता, उसके बाद जो बॉलिंग रिदम जिसकी अभी सना ने बात की, बॉलिंग रिदम भी तब ही आती है जब आपने बॉलिंग की हो। True. और आई थिंक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अभी एक मैच से ही आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, तो आप अगर लॉजिकली आप सोचें तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए आपकी कि आर्चर आपको मैच जिता देगा, क्योंकि पीछे उसने बॉलिंग ही नहीं की। तो रिस्क तो बहुत बड़ा है, मतलब आप वो सोने की मुर्गी है, उसको आप रिस्क ले रहे हो, देख लो, अब मर्जी है। रॉब की जो उनके मेंस मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो यही कहते हैं, वो कहते हैं जी फ्रॉम T20 4 ओवर से हम 50 ओवर्स को बिल्डअप पे हम लेके आए ताकि रोबस्टनेस हो। लगता है ऐसा है, वो शायद इस बयान से ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम ये रिस्क नहीं ले रहे, इट्स वेरी वेल कैलकुलेटेड। नहीं बिल्कुल ठीक है, वो तो अब उसको डिफेंड तो करना ही है, बट मुझे आप मतलब ये बता दें कि पहले कब ऐसे हुआ है कि आपका नंबर 1 स्पिनर जैक लीच था, उसके ऊपर आपने एक स्पिनर को, ऑफ स्पिनर को सिलेक्ट किया ऑन सिर्फ वाइब्स और पोटेंशियल पे सिलेक्ट किया कि जिसने एलिस्टर कुक को 3-4 बॉल बीट किए हैं तो इसको हम टेस्ट मैच क्रिकेट खिला देते हैं। और शायद आप मेरा नहीं ख्याल कि वो डिसीजन अब काफ़ी सारा खेल गया वो, लेकिन वो आपका डिसीजन मेरा नहीं ख्याल कि सही था। अब आपने ज़बरदस्ती, आप कह लें ठीक है जी T20 की प्रिपरेशन से हमने इसको टेस्ट मैच में सिलेक्ट कर लिया, ये पाकिस्तान में होता है, ये पाकिस्तानी फिलॉसफी है रॉब की ने कुछ मिक्स हो रही है। पर अब अगले प्रोग्राम के लिए एक मजे की बात छोड़ने जा रही हूँ इस प्रोग्राम के एंड पे, कि हम बात करते हैं स्केड्यूलिंग भी ना एक आर्ट है। अभी आपने एजबेस्टन की जो स्टार्ट दिखाई है, आप सीरीज खेलने जा रहे हैं टेस्ट मैच की, आपका सेकंड मैच बहुत क्रूशल होता है, किसी भी टेस्ट मैच 5 मैच सीरीज का सेकंड मैच बड़ा क्रूशल होता है कि अगर आप पहला हार गए आपने लाजमी वापस आना ही आना है, पहला जीत गए आप लीड उसको, तो वो दूसरा मैच रखते हैं एजबेस्टन में जहां इंडिया कभी जीता ही नहीं। ठीक है, ये इंग्लैंड बोर्ड की तैयारी है। दूसरी तरफ हम अपना जब देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का, मुझे आज तक समझ नहीं आया जब हम होम टीम थे तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से क्यों खेला कराची में, जहां वहां पे हम उनसे मैच नहीं जीते। तो ये जो स्केड्यूलिंग है ये एक आर्ट है जिसके ऊपर प्रॉपरली लोग बैठ के बहुत सोच समझ के अपनी होम ग्राउंड एडवांटेज लेते हैं। तो खुदारा हम लोग प्लीज़ जो फ्यूचर जब प्लान कर रहे होते हैं, जब हम सीरीज प्लान कर रहे होते हैं, उनके ऊपर ध्यान जरूर रखें। लेकिन ये तब हो सकते हैं जब आपके पास वेन्यूज ज्यादा हो, जब मोड़ तोड़ के वेन्यू 4-3 तो जितने राजिद भाई चले 2 ले जाते लाहौर ले जाते कि बात हो रहा जाते जा पा रहे थे आईसीसी का इवेंट पर फिर भी लाहौर में हम जीते तो थे, आईसीसी का इवेंट था, तो हम नहीं फैसला कर सकते थे। या बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, लवली टू बी इन कन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू सो मच बाजिद खान साहब, थैंक यू सो मच मैडम सना मीर, for everybody who's out there, ladies and gentlemen, with this light conversation.